गुड आफ्टरनून। मैं हकीम अली सर, जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपका पुनः स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी बच गई थी उसके बारे में बात करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम देखते हैं, हमारा है लोकस। तो देखिए, लोकस से मतलब होता है लोकेशन से, यानी स्थिति से, सिचुएशन से। जिस तरह से ज्यामिति में हम लोग मैथमेटिक्स में करते क्या है, हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। जैसे हम ज्यामिति में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक्स अक्ष यस एक्स डैश और वाई डैश हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, और ये जो होता है इसको मूल बिंदु हम मानते हैं। और मूल बिंदु से अगर इस पे दूरियां हैं, जैसे 1 2 3 जो भी हो और इधर हो, तो हम अगर दर्शाना होता है, हम जानते हैं इसमें प्लस और ऊपर में प्लस नीचे माइनस होता है एक्स अक्ष पे। तो ठीक उसी तरह से हम दर्शाना होता है। तो जैसे यहाँ पे हमको दर्शाना होगा तो हम कहेंगे हमारे दो स्थान है, हम कहेंगे मूल बिंदु से वाई अक्ष पे 2 मात्रक दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ज्यामिति में इसको जनरली चीजों को दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जीन है, अभी हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जीन हमारा क्या है भाई, एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। और डीएनए के ही हाईली क्वाइलिंग से हम जानते हैं क्रोमोसोम बनते हैं, और क्रोमोसोम पे ये हमारे जीन पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जीन है जो क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है वो। तो इसको जानने के लिए हम यूज करते हैं शब्द लोकस, या प्लूरल हो जाएगा हमारा लोकाई। अब हम देखते हैं कि ये मतलब लोकस क्या है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि लोकस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति क्या है, मतलब जीन कहां पर एक क्रोमोसोम पर स्थित है, उसका पता क्या है, उसी को हम कहते हैं लोकस। यानी ये कह सकते हैं कि फिजिकल एड्रेस ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम, या एड्रेस ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस। यानी एक जीन की स्थिति क्रोमोसोम पे कहाँ है, कैसे उसको दर्शाएंगे, यानी दर्शाने की जो टेक्निक है, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द लोकेशन ऑफ ए सिचुएशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। तो आइए देखते हैं, जैसे ये सपोज कर लीजिए कि हमारा एक डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए पे सपोज कर लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहां पे सपोज कर लो कि ये एक जीन, एक पार्टिकुलर जीन सपोज कर लीजिए स्थित है, ठीक है। सपोज कर लो कि ये फ्लावर का हाइट या एच, फ्लावर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज कर लो कि यह जीन जो है फ्लावर की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहां पे स्थित है। अब क्या होगा, जब यह डीएनए हाईली क्वाइल होगा, हम जानते हैं कि क्वाइलिंग से ही ये जो क्वाइल होता है क्रोमैटिन थ्रेड, तो वही जाके हमारा क्या बन जाता है, जैसे क्वाइल हो गया, हाईली क्वाइल हो गया भाई। हाईली जब क्वाइलिंग इसकी हुई है तो ये क्या बन गया, अब क्रोमोसोम बन गया भाई। तो जब ये हाईली क्वाइलिंग हुई और क्रोमोसोम बन गया, और ये हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है। क्या है भाई, ये हमारा सेंट्रोमियर है। अब सपोज कर लो कि यह जो है, अब देख रहे हैं इसके 2 आर्म हो जाते हैं। जब ये जीन हाईली क्वाइल्ड होता है तो आप जानते हो कि इसकी 2 भुजाएं हो जाती हैं। तो एक छोटी भुजा हो जाती है, एक बड़ी भुजा हो जाती है। तो जैसे मान लो यह एक बड़ी भुजा हो गई, नीचे वाली सपोज करो कि ये बड़ी भुजा हो गई भाई, और एक हमारी ये छोटी भुजा हो गई। तो आप पढ़ चुके हो कि छोटी भुजा को हम इसको क्या बोलते हैं, पी आर कहते हैं, पी आर, ठीक है। और बड़ी भुजा को हम क्यू आर कहते हैं।
जब भी भ्रम हो तो आप पी के बाद क्यू आता ही है तो क्यू बड़ा होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारी क्यू आर हो गई और ये क्या हो गया भाई, हमारा हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर हो गया। ठीक है, तो अब ये सेंट्रोमियर ये क्रोमोसोम सज गए, तो अब इस क्रोमोसोम पे जो जीन है ये जो हम दिखा रहे हैं, जैसे फ्लावर के हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो जीन है, अब ये भी तो कहीं तो होगा भाई ये, क्योंकि इसी का टुकड़ा है। तो सपोज कर लीजिए कि यह यहाँ पे स्थित है, सपोज कर लो यहाँ पे पी आर पे हो गया, सपोज करो भाई। तो अब इसको कैसे दिखाओगे, तो आप यही कहोगे कि मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो क्रोमोसोम ये सेंट्रोमियर से इसकी दूरी कितनी है, जैसे ये दूरी आप देख रहे हैं ना, जैसे हम ज्यामिति की बात की, तो मान लीजिए ये x दूरी पे है, सपोज करो यहाँ से x दूरी पे है, 2 है 3 है 4 है जो भी हो। तो इसको जब हम दर्शाएंगे तो हम यही कहेंगे कि यह जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 1 के पी आर्म पर x दूरी पर स्थित है। जैसे हमने ज्यामिति में देखा कि मूल बिंदु से y अक्ष पे 3 मात्रक दूरी पर स्थित है, ठीक इसी तरह से हम ये कहेंगे कि यह जो जीन है यह मूल बिंदु के यहाँ क्या है, सेंट्रोमियर है, इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से पी भुजा पे x दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हम जीन की लोकेशन बड़े आसानी से दर्शा पाएंगे। और बड़ी मार्के की बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्पीसीज एक ही अगर सेम स्पीसीज है तो सेम स्पीसीज में जो जीन की एक सेम जीन की लोकेशन सेम होगी। जैसे मान लीजिए यह कोई बंदा है, जैसे मान लीजिए इसके आई कलर की जीन यहाँ पे सपोज कर लीजिए स्थित है, तो अगर कोई दूसरा बंदा है तो उसमें भी आई कलर की जीन की लोकेशन यहीं पे होगी, सेम होगी। ये आई कलर की जीन की लोकेशन सेम होगी। हाँ, ये हो सकता है कि इसके एलील या जो लक्षण है, ट्रेट्स आप बोल सकते हो, ये डिफर हो सकते हैं। हो सकता है कि इसकी ब्लू आई हो सकता है कि इसकी भी ब्लू आई हो, ये हो सकता है कि इसकी ब्राउन आई हो तो इसकी ब्लू आई हो, या दोनों की ब्राउन हो दोनों की ब्लू हो, एक की ब्राउन हो एक की ब्लैक हो तो ब्लू हो, तो यानी उसके एलील डिफर कर सकते हैं, लेकिन जीन की लोकेशन हमेशा सेम होगी। यानी एक ही प्रकार की अगर स्पीसीज है तो उनमें जो जीन की लोकेशन होगी वो सेम पोजीशन पे होगी। अगर यही जीन मान लीजिए यहाँ सेंट्रोमियर से पी आर पे x दूरी पे स्थित है, तो ये सभी इंसानों, सपोज कर लीजिए हेयर कलर की है या आई कलर की है, तो ये यहीं पे स्थित होगी सभी इंसानों में। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई दूसरा हो, या मान लीजिए यही जीन सेंट्रोमियर से मान लीजिए नीचे की ओर सपोज कर लो, अब यहाँ ना स्थित होकर के यहाँ स्थित हो। अब मान लो यह जो है तुम्हारा आई कलर ना होकर के मान लो हेयर की स्टाइल हो, तो हेयर की स्टाइल होगी, या फ्लावर में मान लो राउंड शेप की बात हो, सीड की राउंड शेप हो, तो ये क्या होगा, यहीं पे होगा। अगर क्यू आर पे है तो क्यू आर पे ही वो स्थित होगा। अगर मटर की बात आप कर रहे हो तो हर कहीं से भी आप मटर के पौधे को चूज कर लो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ले लो, तो वहीं पे इसकी लोकेशन होगी। तो इस प्रकार से हम बड़े आसानी से, यानी एक जीन के लोकेशन को, जीन का पता है एक तरह से, यानी जीन कहाँ पे स्थित है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं लोकस या लोकाई। अब हम लेते हैं जीनोम। सेकंड टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, जीनोम क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, जीनोम का मतलब ये है कि एक कोशिका के केंद्रक के अंदर एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम या कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो पाया जा रहा है उसे ही हम जीनोम कहते हैं। अब इस जीनोम यानी एंटायर कलेक्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड जीनोम। यानी किसी कोशिका के सेल के अंदर, यानी जो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम पाया जा रहा है उसी को हम जीनोम कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं
इसमें दो टर्म आते हैं। अक्सर आप सुनते हो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जैसे हम कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के जो सेल हैं वो डिप्लॉइड हैं, एक्सेप्ट जो हमारे स्पर्म यानी स्पर्म सेल है, स्पर्म और ओवा, ये हैप्लॉइड होते हैं। और बॉडी के हमारे जो सेल हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो टर्म आते हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, हैप्लॉइड का मतलब ये है कि एक सेट जो है, एक सेट होना चाहिए। एक सेट अगर डीएनए है आपके किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? यह हैप्लॉइड है। मतलब ये है कि जो क्रोमोजोम होगा वो सिंगल होगा, पेयर में नहीं होगा, तो उसे हम हैप्लॉइड कहेंगे। या यूं कहें कि एक जीनोम, एक सेट जो है, वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, अगर आपके सेल में पाई जा रही है तो उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड। या वन जीनोम की बात करेगा तो वो होगा हैप्लॉइड। थोड़ा और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारी एक सेल है, अब इस सेल में सपोज कर लो कि ये हमारा एक क्रोमोजोम है भाई, ठीक है। सपोज कर लो क्रोमोजोम नंबर 1 है, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 1 हो गया। और इसी के अंदर एक क्रोमोजोम नंबर 2 है। तो आप क्या देख रहे हो? ये जो क्रोमोजोम नंबर 1 है, ये 1 है, इसका साथी 2, ये इसका पेयर नहीं है, साथी है, बस साथ में है, पेयर नहीं है। और ये क्रोमोजोम नंबर 2 है, तो ये अकेले अकेले तो है, सिंगल तो है, इसीलिए इनको हम कहेंगे ये क्या है? हैप्लॉइड है। और इसीलिए आप देखते हो इसको यन से डिनोट किया जाता है। यन इक्वल टू 2 हमने लिख दिया। तो क्रोमोजोम कितने हैं? 2 है। और यन क्या है? अकेले अकेले हैं, यानी ये मान लीजिए नंबर 1 का अकेला है, नंबर 2 का अकेला है, लेकिन ये दोनों इसी सेट के अंदर पाए जा रहे हैं, तो 2 क्रोमोजोम हो गए। तो एक सेट पाया गया, ये सेट है लेकिन पेयर में नहीं है। थोड़ा और एग्जांपल आसानी समझते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट सिलाया हो, शर्ट सिलाया हो, ठीक है भाई, तो ये एक सेट तो कहते हो ना कि एक सेट कपड़ा है हमारा, लेकिन जो शर्ट हमारा है ये सेट में जरूर शामिल है, लेकिन ये जो हमारा शर्ट है इसका कोई पेयर तो है नहीं भाई, एक और शर्ट तो नहीं है ना। इस तरह से जो हमारा पॉइंट है इसका कोई पेयर तो नहीं है भाई ना, एक और पॉइंट तो नहीं है। हाँ, ये दोनों मिला करके यानी पॉइंट और शर्ट, तो पॉइंट को मान लो क्रोमोजोम नंबर 2 और शर्ट को मान लो क्रोमोजोम नंबर 1, तो ये एक सेट हमारा कपड़ा हो गया ना, पॉइंट शर्ट मिला करके। लेकिन एक सेट तो जरूर हुआ, लेकिन ये हमारा शर्ट भी क्या है? हैप्लॉइड है, अकेला है बेचारा। और हमारा पॉइंट भी क्या है? अकेला हैप्लॉइड है। लेकिन ये दोनों जब मिल जा रहे हैं तो एक सेट जरूर बन जा रहा है, लेकिन ये दोनों क्या है? इनकी पेयरिंग नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारे एक सेल के अंदर क्रोमोजोम की व्यवस्था हो रही है तो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। अब आते हैं डिप्लॉइड। देखिए, डिप्लॉइड का मतलब, अब सपोज कर लो कि ये हमारी एक कोशिका है और एक कोशिका का एक केंद्रक है, इसके अंदर एक क्रोमोजोम ये है, मान लो सपोज कर लो एक क्रोमोजोम यहाँ पाया जा रहा है, ठीक है भाई, एक क्रोमोजोम यहाँ पाया गया, एक क्रोमोजोम यहाँ है। तो आप देख क्या रहे हो? अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो हमने क्या देखा? ये इंटायर एक्सेप्ट हो गया, यानी पॉइंट शर्ट इंटायर एक्सेप्ट जरूर हुआ, यानी इसका टोटल क्रोमोजोम नंबर में डिनोट कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा विचार करो भाई, यहाँ सपोज कर लो कि क्रोमोजोम नंबर 1 है और इसी का क्रोमोजोम नंबर 1 एक पार्टनर भी है, यहाँ क्रोमोजोम नंबर 2 है और क्रोमोजोम नंबर 2 है, इसका भी पार्टनर है। तो आप क्या देख रहे हो? 2n लिखा हुआ है, 2n, n का मतलब ही सिंगल रहा और 2n लिख दिया तो डबल हो गया, डिप्लॉइड, यानी डिप्लॉइड हो गया। तो इस प्रकार की जब यानी क्या होगा? इसमें हम देख रहे हैं 2 जीनोम या 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम इसमें पाए जाएंगे। थोड़ा और आसान करने के लिए इसको समझते हैं। जैसे मान लो
आपने एक पॉइंट शर्ट जो है सिलाया, तो मान लीजिए काले रंग का पॉइंट सफेद रंग का शर्ट आपने सिला दिया, ठीक, एक सेट हो गया। तो काले रंग का पॉइंट और सफेद रंग का शर्ट आपने सिलवा लिया, तो ये क्या हुआ भाई, एक सेट बना कि नहीं बना, बताओ, एक सेट बन गया। और फिर आपने क्या किया, एक और पॉइंट शर्ट बनवाया, उसमें भी क्या किया, काले रंग का पॉइंट, मान लो नीचे काले रंग का पॉइंट और सफेद रंग का शर्ट आपने सिलवा दिया, तो यह भी तो एक सेट हो गया। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि इसमें दो सेट बन गए, यानी काले रंग का पॉइंट और सफेद रंग का शर्ट। एक और आपने सेट सिलाया, काले रंग का पॉइंट और सफेद रंग का शर्ट, तो ये क्या हो गया, दो सेट हो गए कि नहीं हो गए, दो सेट कपड़ा आपका हो गया। हाँ, जब पेयर की बात करोगे तो यहाँ पे पेयरिंग भी हो रही है। पेयरिंग कैसे हो रही है, ये नंबर 1 का मिलाओ भाई, देखो ये शर्ट आपस में एक जोड़ी शर्ट होगी कि नहीं होगी, बताओ। ये आपका ये नंबर 1 क्रोमोजोम, इसको आप मिलाओगे तो 1 पेयर भी हो गया, यानी एक का पेयर, यानी एक शर्ट का दूसरे शर्ट, यानी 2 शर्ट हो गए तो पेयर में शर्ट भी हो गए, और ये 2 पॉइंट हो गए तो पेयर में पॉइंट भी हो गए। तो ठीक इसी तरह से जब हम एक सेल के अंदर देखते हैं कि एक क्रोमोसोम का साथी भी है, तो यहाँ एक का साथी एक भी है, 2 का साथी 2 भी है, यानी इसीलिए इसको डिप्लॉयड कहा गया है, 2 यानी इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारे समझ से हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या है ये आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है। देखिए, हेट्रोजाइगस का मतलब विषम युग्मजी। सपोज कर लीजिए ये हमारा ये डीएनए का एक टुकड़ा है, ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, डीएनए का एक टुकड़ा है, और इस पे ये हमारे जीन लगे हुए हैं। मान लीजिए यह हमारा एक जीन लगा हुआ है, ठीक है, ये जीन लगा हुआ है, ये जीन लगे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि हेट्रोजाइगस क्या है। अब यह जीन, मान लीजिए यह फ्लावर एक पहला क्रोमोसोम है, ये भी पहला क्रोमोसोम है, ये पेयर में है। अब सपोज कर लो आप कि ये फ्लावर कलर है, और ये फ्लावर का कलर जो है, मान लीजिए इसको वायलेट, ये एक ऐसा फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है, यह भी फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन है, ठीक है। अब ये जो जीन है फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसके जो एलील हैं वो डिफर कर रहे हैं, मान लीजिए यह फ्लावर कलर ये वायलेट आ रहा है, ये आ रहा है वायलेट एक्सप्रेशन दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, व्हाइट एक्सप्रेशन दे रहा है। जीन वही है, लोकेशन वही है, लेकिन इसके एलील क्या है, अलग अलग है। तो इसके वजह से यहां पे ये कैपिटल V इसको हम लिखेंगे और इसको स्मॉल v से डिनोट करेंगे। ये वायलेट आ रहा है, ये व्हाइट आ रहा है, मतलब जो एलील है ये क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। एक जीन वही है, लेकिन इसका एक एलील यहाँ वायलेट दिखा रहा है और एक एलील इसका व्हाइट दिखा रहा है, इसलिए ये दोनों एलील क्या है, डिफर कर रहे हैं, यानी नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल। तो जब नॉन आइडेंटिकल एलील एक साथ आते हैं तो उसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब आ जाइए होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब विषम युग्मजी। सपोज कर लीजिए कि ये फ्लावर के टालनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो टी यह भी है और फ्लावर का टालनेस यह भी है, मान लीजिए टी यह भी है। तो आप देख क्या रहे हैं, यह एलील टी और यह एलील टी, यानी टी को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, होमोजाइगस।
यानी जब एलील समान होते हैं तो उसे हम होमोजाइगस, और जब एलील डिफर करते हैं तो उसे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील। देखिए, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। जब एक एलील दूसरे एलील के ऊपर प्रभावी हो जाता है, यानी दूसरे के एक्सप्रेशन को नहीं एक्सप्रेस करने देता है, यानी क्या होगा, डोमिनेंट एलील में क्या होगा, डोमिनेंट एलील suppress the expression of other allele। यानी जब एक एलील, डोमिनेंट है तो 1 लिख देते हैं, when one allele suppress the expression of other allele, that is called as dominant allele। जब एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव को दबा देता है, एक्सप्रेशन नहीं होने देता है, तो उस एलील को डोमिनेंट एलील कहते हैं। अब आ जाते हैं, रिसेसिव एलील क्या है। जैसे एग्जाम्पल समझ लें, इसके बाद से हम रिसेसिव पे आते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और इसमें ये हमारा डीएनए है, और इस पे जो क्रोमोसोम, जो हमारा जीन पाया जा रहा है, सपोज कर लीजिए ये फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर कलर को यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक। यहां पे एक जीन पाया जा रहा है, यह भी फ्लावर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो एलील है, इस फ्लावर कलर को, एक ही सेल है, इसके अंदर जो डीएनए का सेगमेंट है, इसके ऊपर जो जीन पाया जा रहा है, ये फ्लावर कलर को रिस्पॉन्सिबल ये भी है, और फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ये भी है, लेकिन इसका जो एलील है, ये फ्लावर के कलर को वायलेट दिखा रहा है, ठीक है, और इसका जो है ये व्हाइट है, फ्लावर का कलर जो है व्हाइट को दिखा रहा है, और ये दोनों एक ही साथ है। लेकिन जब हम देखते क्या है, इस फूल का जो रंग आएगा वो वायलेट आएगा। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि फ्लावर का जो कलर वायलेट है और व्हाइट है, ये दोनों एलील साथ साथ तो हैं, लेकिन एक एलील हमारा, यानी जो व्हाइट को एक्सप्रेशन दे रहा है, उसको सप्रेस कर दे रहा है, उसको प्रदर्शित नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो वायलेट है, यानी वी जो एलील है, ये स्मॉल वी पे क्या कर रहा है, हावी हो जा रहा है, यानी हमारा कैपिटल बी डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील वो है जो दूसरे एलील के प्रभाव को न एक्सप्रेस होने दे, उसे हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। अब आ जाइए यहीं पे देखते हैं रिसेसिव एलील। अब यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि वायलेट जो है यानी व्हाइट को सप्रेस कर दिया, इसलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ वायलेट डोमिनेंट एलील हो गया। या जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कैपिटल टी, ये टाल है और ये टाल है, टाल दो ही कंडीशन में हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो। इसका जो है अभी आप देख रहे हो कि ये होमोजाइगस हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा, यह टाल दिखेगा, यह भी टाल दिखेगा, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो इसका एलील स्मॉल है वो अपने प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए कैपिटल टी यहाँ क्या है, डोमिनेंट एलील है। अब हम आते हैं रिसेसिव एलील। तो देखिए रिसेसिव, व्हेन
वन एलील suppress by other allele, that is called as रिसेसिव एलील। यानी जब एक एलील दूसरे एलील द्वारा दब जाए तो वह रिसेसिव एलील कहलाता है। जैसे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ व्हाइट वाला जो है दब गया है, अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखा पा रहा है, और वायलेट वाला एक्सप्रेस अपने आप को कर दे रहा है। तो यहाँ वायलेट वाला जो है डोमिनेंट एलील है और ये व्हाइट वाला जो है रिसेसिव एलील है। इसी तरह से टाल में आप देख रहे हैं कि एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसके जो एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी पे हावी है, यानी पौधा लंबा हो रहा है और स्मॉल टी जो है दब जा रहा है, अपने एक्सप्रेशन को नहीं दे पा रहा है, इसलिए वह कैसा एलील हुआ, रिसेसिव एलील हुआ। तो एलील आप समझ गए, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। अब हम समझते हैं आगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप, देखिए जीनोटाइप का मतलब है कि जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप ऑफ ए जीन, जेनेटिक मेकअप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। यानी जैसे टालनेस को हम दिखा रहे हैं तो कैपिटल टी और कैपिटल टी यही टाल होगा, या कैपिटल टी और स्मॉल टी ये टाल होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं द वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द जीनोटाइप। यानी जीन के रूप में जब हम उसको दिखाते हैं या तो कैपिटल टी से बड़ा आएगा या कैपिटल टी स्मॉल टी से बड़ा आएगा, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप, देखिए फिनोटाइप क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ allele through environment, is called as phenotype। यानी फिनोटाइप वह है कि बाहर से देखने पर कैसा लगता है, यानी वातावरण के प्रभाव से वह प्रभावित हो जाता है। यानी बाहर से देखने पे हमें लग रहा है कि लंबा है, बाहर से देखने पे लग रहा है छोटा है, यानी बाहर से देखने पे हमें लंबा लग रहा है तो वो क्या है, हो सकता है कि एक डोमिनेटिंग हो, एक जो है रिसेसिव हो, या डोमिनेटिंग ही हो, दोनों टी हो, या कैपिटल टी और स्मॉल टी हो। तो फिजिकल जो एक्सप्रेशन है वो वातावरण से रिलेटेड, बाहर बाह्य रूप से देखने पे कैसा लगता है, उसे ही हम कहते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप, फिनोटाइप, रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील, लोकस, जीनोम, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातें की। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर